ओके बेटा, तो पहली हमने थ्योरी देखी है, थ्योरी ऑफ लाइट कौन सी? न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये कौन से नेचर पे है? पार्टिकल नेचर पे। ओके, लेकिन उस थ्योरी को क्या किया? डिस्कार्ड किया गया था क्योंकि उसमें ड्रॉबैक्स ज्यादा थी। ओके, अब बाद में दूसरी थ्योरी आई, काफी लंबे समय के बाद दूसरी थ्योरी आई, और वो थ्योरी कौन सी है? हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हाइजेन नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन्होंने ये थ्योरी बताई कौन से नेचर पे? अभी पार्टिकल नेचर पे नहीं, तो कौन से? वेव नेचर पे। तो वेव नेचर पे थ्योरी क्या बताई, तो ये पहले समझ लो। जैसे मुझे बताओ कि लाइट का मेन सोर्स, नेचुरल सोर्स कौन है? सन है, क्या है? तो चलो हम यहां फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये बेटा सन है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो उन्होंने क्या बताया कि वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से लाइट वेव्स एमिट होती है। क्या एमिट होती है? लाइट वेव्स। तो देखो बरोबर, ये लाइट वेव्स एमिट होती है। जैसे ये देखो, ये लाइट वेव्स, ये एक लाइट वेव। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो लाइट वेव एमिट होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। तो बराबर यहां ध्यान दो, जैसे एक वेव है, तो ये एक वेव यहां देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। जितने साइज का क्रेस्ट होता है उतने साइज का क्या रहता है? ट्रफ रहता है। तो ये ट्रफ, तो ये हो गई एक वेव। क्या हो गई? एक वेव। और एक वेव की ये जो लेंथ है बेटा, देखो ये जो लेंथ है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। और वो किससे डिनोट की जाती है? लैम्बडा से। किससे डिनोट की जाती है? लैम्बडा से। तो ये जो सन है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ये पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक यानी इसकी मेनी वेवलेंस होती है। पॉली यानी मेनी, क्रोमेटिक यानी वेवलेंस। एक सोर्स होता है, दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम लैंप, वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो सन कैसा सोर्स है? पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो ये एक वेव, मान लीजिए इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 1, क्या? दूसरी जो है इससे अलग, तो ये वेव, तो अभी इसकी जितनी वेवलेंथ है उसकी इतनी है क्या? नहीं, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। तो इसकी जो ये वेवलेंथ है, देखो वेव की वेवलेंथ, ये वेव और ये इसकी वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ लैम्बडा 2। क्या रे बाबू? हाँ, ये तीसरी वेव, तो ये देखिए डिफरेंट है। तो ये तीसरी वेव और इसकी वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ, ये क्या? लैम्बडा 3। और ये चौथी, ये उससे भी छोटी है ना, तो इसकी वेवलेंथ ये देखो क्या? लैम्बडा 4। लैम्बडा, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि सन है, इससे क्या हो रही है? अलग अलग वेव्स एमिट हो रही है। क्या हो रही है? और उनकी वेवलेंस क्या होती है? अलग अलग होती है। और फिर मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इन्हीं अलग अलग वेवलेंस के कारण लाइट को अलग अलग कलर्स यानी डिफरेंट कलर्स प्राप्त हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। विबग्योर यानी ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो कलर्स, डिफरेंट कलर्स है कि नहीं लाइट के, तो ये किसके कारण प्राप्त हुए हैं? अलग अलग डिफरेंट वेवलेंस के कारण। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है। न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि भाई जो पार्टिकल की साइजेस होती है वो डिफरेंट होती है और इसके कारण लाइट को डिफरेंट कलर्स प्राप्त होते हैं। वो गलत बात थी, वो गलत बात थी। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में
ज्यादा होती है, रेयरर में कम होती है, ये भी बात गलत थी। तो ऐसे उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण वो थ्योरी क्या की, उस वक्त डिस्कार्ड की गई थी, मतलब एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन अभी ये जो थ्योरी है हाइजेंस साहब की, इसको बड़े पैमाने पे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इन्होंने काफी थ्योरी एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बताई, और इसमें जो मेरिट्स पॉइंट्स थे यानी सही पॉइंट्स थे वो काफी अच्छे थे, और डीमेरिट्स यानी ड्रॉबैक्स यानी उनकी त्रुटियां जो थी वो काफी कम थी। इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इतना ही नहीं, लाइट की जो अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग लाइट की प्रोसेसेस कौन सी है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना, किसी सरफेस पे लाइट पड़ा और वहां से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। दूसरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या, तो एक मतलब एक सरफेस है और वहां पे लाइट गिरा और उस मीडियम से पास हुआ, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये लाइट की अलग अलग क्या है, प्रोसेसेस है, फेनोमेना है। ओके, तो इन फेनोमेना को भी इस थ्योरी ने, मतलब हाइजेंस साहब की हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ओके, तो अभी हम इसके सारे पॉइंट्स जो है, इसके अजम्पशंस यानी पोस्टुलेट्स, यानी इसमें हाइजेंस साहब ने जो पॉइंट्स बताए वो उसको हम स्टडी करेंगे। इसमें कौन से मेरिट्स उन्होंने बताए, मेरिट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रू पॉइंट्स जो बताए वो हम स्टडी करेंगे। और इसमें डीमेरिट्स यानी ड्रॉबैक्स यानी त्रुटियां उन्होंने कौन सी बताई उसको भी स्टडी करेंगे। ओके, यस, ओके बेटा। तो दूसरी थ्योरी कौन सी फिर, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। पहली कौन सी हुई, न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, अभी ये सेकंड। तो देखो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो इसमें अजम्पशंस यानी पोस्टुलेट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने बताए, किन्होंने, हाइजेंस साहब ने। तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो देखो बरोबर फिर। पहला, लाइट इज प्रोपोगेटेड, लाइट बहता है, प्रोपोगेट होना यानी बहना, इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में, कौन से रूप में, वेव्स के रूप में। हाँ, ये देखो लाइट कौन से रूप में बहता है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट कौन से रूप में बहता है, वेव्स के रूप में। और न्यूटन साहब ने कौन से रूप में बताया था, पार्टिकल के रूप में, है ना, कार्पसल्स, है ना, इसीलिए तो उनके थ्योरी का नाम था न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और ये थ्योरी कौन सी है, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो यहां लाइट का जो सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सन, उससे लाइट कौन से रूप में बहता है, प्रोपोगेट होता है, वेव के रूप में। कौन से रूप में, वेव के रूप में। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा मैंने बताया कि लाइट को जो डिफरेंट कलर्स प्राप्त हुए हैं वो किसके कारण प्राप्त हुए हैं, कि लाइट की अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ। ये देखो λ1, λ2, λ3, λ4, अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ। मतलब ये जो वेव्स है वो अलग अलग शेप की होती है, मतलब अलग अलग लेंथ की होती है, मतलब उनकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके कारण लाइट को डिफरेंट कलर्स प्राप्त हुए। कौन से, ये विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो दूसरा पॉइंट वही है। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, लाइट के डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू यानी के कारण, तो आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, आप देख रहे, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, इस प्रकार से अलग अलग उनकी वेवलेंथ होती है और इसी कारण लाइट को डिफरेंट कलर्स प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट ये बरोबर ध्यान दो, तीसरा पॉइंट बरोबर ध्यान दो। व्हेन लाइट वेव्स, जब ये लाइट वेव्स एंटर आवर आईज, ये लाइट वेव जब हमारे आंखों में एंटर करती है, हमारे आंखों के रेटिना में एंटर करती है, वी गेट अ सेंसेशन ऑफ लाइट। तो हमें लाइट का क्या मिलता है, सेंसेशन, और इसी कारण हम देख पाते हैं।
क्यों देख पाते हैं कि ये लाइट वेव्स क्या होती है, हमारे आंखों में आती है, हमारे आंखों के रेटिना में, और इसी कारण हम देख पाते हैं। न्यूटन साहब ने क्या बताया था, जो पार्टिकल्स आते हैं यानी कार्पसल्स आते हैं, बरोबर, वो भी अपनी जगह सही था, कुछ पॉइंट्स तो उनके भी सही थे, कुछ पॉइंट्स गलत थे, इसीलिए उस थ्योरी को क्या किया गया, उस वक्त डिस्कार्ड किया गया, ठीक है। लेकिन मैं अभी सामने आपको बताऊंगा कि फिर बाद में साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक हुए। कौन? मैक्स प्लैंक। उन्होंने उन्हीं की थ्योरी का, पार्टिकल नेचर की स्टडी की और उन्होंने अपनी थ्योरी बताई। तो भलाई उस वक्त न्यूटन साहब की थ्योरी डिस्कार्ड की गई थी, लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं होता था। जब किसी ने लाइट की थ्योरी उस वक्त नहीं बताई थी, उस वक्त सबसे पहले किसने बताने का काम किया? न्यूटन साहब ने। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि लाइट वेव्स हमारे आंखों में जाती है, आंखों के रेटिना में, इसलिए हमारे आंखों को सेंसेशन मिलता है और हम देख पाते हैं। फिर चौथा पॉइंट, हाँ ये देखो, चौथा पॉइंट देखो, ये बरोबर ध्यान दो, उसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले आपको दे देता हूं। देखो जैसे ये सन है ना, क्या है? सन है, सन, और ये हमारी अर्थ, कौन है हमारी? ये अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में क्या होता है रे बाबू? अर्थ का एटमॉस्फेयर। लेकिन बाद में इसमें क्या है? पूरा वैक्यूम है कि नहीं? क्या है यहां? पूरा क्या है कि नहीं? वैक्यूम है। तो भाई ये जो लाइट है, ये वेव के रूप में, ये देखो वेव के रूप में, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इस फॉर्म में ये अर्थ के पास आया ना। अरे लेकिन ये वैक्यूम से भी आया ना। मीडियम तो यहां है, अर्थ के सराउंडिंग में मीडियम है ना, लेकिन यहां तो क्या है? वैक्यूम। तो वैक्यूम में उनका ऐसा कहना था कि लाइट वैक्यूम में नहीं प्रोपोगेट होता है, वैक्यूम से लाइट नहीं बहता है, लाइट को बहने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन मैं आपको रियलिटी में बता दूं, लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए, बहने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा समझा, किन्होंने? हाइजेंस साहब ने ऐसा समझा कि भाई लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए, बहने के लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के लाइट ट्रैवल नहीं होता, ऐसा उनका सोचना था। तो इसलिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम यानी एक इमेजिनरी मीडियम कंसीडर किया, जिसका नाम था ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या नाम था? ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम। इसमें जो ईथर शब्द है वो आपके केमिस्ट्री में ईथर है, वो कंपाउंड है, उस कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं है। मैं ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम की बात कर रहा हूं। तो ये मीडियम उन्होंने कंसीडर किया, और यही उनका ड्रॉबैक मैं आपको सामने बताऊंगा ही कि ये ड्रॉबैक्स था। ये क्या था? ड्रॉबैक, ये त्रुटि है उनके थ्योरी की। क्योंकि बाद में दो साइंटिस्ट हुए, नाम बताता हूं मैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट को बहने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और ये ल्यूमिनिफेरस ईथर जो मीडियम है, ऐसा मीडियम को ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन इन्होंने लिया, तो वो पॉइंट फिर देखो बरोबर, फोर्थ पॉइंट, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट को बहने के लिए, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव्स ए हाइपोथेटिकल मीडियम, एक इमेजिनरी मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर। कौन सा मीडियम? ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह होता है इस यूनिवर्स में, इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हर जगह ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम ल्यूमिनिफेरस ईथर होता है, ऐसा उन्होंने सपोज किया। लेकिन मैंने बताया कि ऐसा कोई मीडियम होता ही नहीं है, और बाद में सामने के साइंटिस्ट ने प्रूव भी कर दिया कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है। इसलिए पॉइंट्स किस में आ जाता है? ड्रॉबैक्स में, तो हम सामने देखेंगे ही। फिफ्थ पॉइंट उसी से रिलेटेड, लाइट वेव्स प्रोपोगेट, लाइट वेव्स बहती है थ्रू वैक्यूम, किसमें से रे बाबू? वैक्यूम से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या उनका सोचना था? कि ल्यूमिनिफेरस ईथर ये मीडियम हर जगह होता है, वैक्यूम में भी होता है, और इसलिए वैक्यूम से लाइट प्रोपोगेट होता है। किसके कारण?
ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम के कारण, क्योंकि उनका सोचना क्या था कि भाई लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। लेकिन रियलिटी में लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं होती। लाइट वैक्यूम से भी पास होता है, प्रोपोगेट होता है, ट्रेवल होता है। अच्छा, तो फिर अभी उनके जो मेरिट्स है, मेरिट्स यानी इंपॉर्टेंट ट्रू पॉइंट्स जो उन्होंने बताए, सही पॉइंट्स जो बताए वो, तो पहला बात पहले बता दी मैंने कि न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयरर मीडियम में कम होती है। नहीं, ये उन्होंने गलत बताया था। राइट क्या है कि लाइट की वेलोसिटी रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। ये इन्होंने परफेक्ट बताया। किन्होंने? हाइजेंस साहब ने। क्लियर क्या? तो उसी पॉइंट के कारण तो उनकी थ्योरी क्या कर ली थी, डिस्कार्ड कर दी थी। वो एक पॉइंट था, और दूसरा कि भाई ये जो पार्टिकल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं उनके कारण लाइट को अलग अलग डिफरेंट कलर्स प्राप्त होते हैं, तो ये भी गलत था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण फिर न्यूटन थ्योरी डिस्कार्ड की थी। यस, तो अभी जो उन्होंने सही बात बताई पहले, मतलब मेरिट्स में हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। मतलब रेयरर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है। ये इन्होंने सही बताया था, न्यूटन साहब ने उल्टा बताया था। हाँ, दूसरा, अभी मैंने आपसे बात की कि लाइट की जो अलग अलग प्रोसेसेस है उसको ये थ्योरी बड़े सही ढंग से एक्सप्लेन करती है। तो देखो, दिस थ्योरी गिव्स परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। कौन सी प्रोसेस का? ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट की अलग अलग प्रोसेसेस है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये जो लाइट की अलग अलग प्रोसेसेस यानी फिनोमेना है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी देती है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि इनके कुछ डीमेरिट्स भी है, यानी इनकी कुछ ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस भी है, त्रुटियां भी है। तो पहली त्रुटि तो वही बताई ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम की, ऐसा कोई मीडियम होता नहीं है, और बाद के दो साइंटिस्ट ने ये प्रूव भी किया है। तो इस पॉइंट में मैं बताता हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम, कौन सा मीडियम? ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हर जगह वो प्रेजेंट होता है, ऐसा उन्होंने बोला। किसने? हाइजेंस साहब ने। बट लेकिन माइकलसन एंड मोरली थ्योरी डिसअप्रूव्ड, मतलब ये जो दो साइंटिस्ट की थ्योरी थी, कौन दो साइंटिस्ट? एक माइकलसन और दूसरे मोरली, इनकी जो थ्योरी थी उसने डिसअप्रूव कर लिया द एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम। कौन से मीडियम को डिसअप्रूव किया? कि ऐसा कोई मीडियम होता ही नहीं इस यूनिवर्स में। कौन से दो साइंटिस्ट? माइकलसन और मोरली, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऐसा कोई ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम इस यूनिवर्स में प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये उनकी पहली ड्रॉबैक। दूसरा कि देखो, कुछ जो मॉडर्न फेनोमेना है, मॉडर्न प्रोसेसेस है फिजिक्स, लाइट की मॉडर्न प्रोसेसेस, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है। कौन से नेचर से एक्सप्लेन होती है? मतलब कौन से नेचर से एक्सप्लेन नहीं होती? वेव नेचर से। और हाइजेंस साहब ने थ्योरी कौन से आधार पे बताई? वेव नेचर के आधार पे, है ना? तो ये क्या हो गया? ड्रॉबैक हुआ ना। हाँ, तो देखो, सेवरल फेनोमेना ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की कई सारी फेनोमेना यानी प्रोसेसेस सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन ही नहीं होती, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट ये कौन से आधार पे एक्सप्लेन होती है? पार्टिकल नेचर के आधार पे। कौन से नेचर के आधार पे?
पार्टिकल नेचर, जो कि किसने बताया? पहले तो न्यूटन साहब ने, और उन्हीं की थ्योरी की स्टडी के बाद में मैक्स प्लैंक साहब ने, तो उन्होंने पार्टिकल, ये दो साइंटिस्ट ने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। तो उस आधार पे ये जो मॉडर्न प्रोसेस है, मॉडर्न फेनोमेना ऑफ फिजिक्स इन लाइट, तो ये जो है ये प्रोसेस सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। कौन से नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते? वेव नेचर से। तो वेव नेचर से वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो किस में आ गया? ड्रॉबैक्स में। किस में आ गया? ड्रॉबैक्स में। तो क्या देखा इस थ्योरी में, बताइए फिर हमने क्या देखा? हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अजम्पशंस यानी पोस्टुलेट्स, उनके मेरिट्स यानी उन्होंने जो सही राइट बातें बताई, और डिमेरिट्स यानी जो उनकी त्रुटियां थी उनके थ्योरी की। यस, हाँ। तो अभी बेटा तीसरी थ्योरी, पहली दो हो गई, कौन सी? न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरी हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और अभी तीसरी बेटा मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी में मैक्सवेल साहब ने बताया कि भाई ये जो लाइट वेव्स होती है बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसमें दोनों प्रकार की फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म भी होता है। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि ये दोनों जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है? दोनों फील्ड एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के साथ लाइट जिधर प्रोपोगेट हो रही है, लाइट जिधर बह रही है, उस लाइट के प्रोपोगेशन को ये दोनों भी परपेंडिकुलर होती है, यानी ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कौन तीनों बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट का प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे को क्या रहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। फिर आपको एक प्रश्न तैयार होगा कि सर अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है ना, दोनों है, तो भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का शेयर कितना और मैग्नेटिक फील्ड का शेयर कितना है ना? ये उसी प्रकार से जैसे एक बिजनेस है और उसमें दो पार्टनर है। मान लो एक पार्टनर ने 90% लगाए पैसे और एक पार्टनर ने 10% लगाए, तो उनका शेयर फिक्स है ना उस कंपनी में, एक के पास 90%, एक के पास 10%। तो आपका प्रश्न रहेगा तो सर यहाँ जो लाइट वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उनका शेयर कितना? हाँ, तो वो भी रिलेशन उन्होंने बताया, और वो रिलेशन ये बताया कि E = B × C। यहाँ E यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 30 क्रोज मीटर पर सेकंड। यानी लाइट की स्पीड कितनी रहती है? एक सेकंड में वो 30 क्रोज मीटर ट्रेवल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड भी से कितने टाइम्स, कितना गुना बड़ा होती है? 30 क्रोज टाइम्स बड़ा होती है। मतलब ये तो एक प्रकार से इस प्रकार से हुआ कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस में एक व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपए लगाए और दूसरे व्यक्ति ने 1 रुपया लगाया, तो कंपनी एक्चुअली किसके पास रहेगी? किसका होल्ड रहेगा कंपनी पे? जिसके 30 करोड़ रुपए है। बिल्कुल यही यहाँ पे है। तो मुझे बताओ वो जो लाइट वेव है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का ना के बरोबर नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने टाइम्स, कितना गुना बड़ा होती है? 30 क्रोज टाइम्स बड़ी होती है। इतना ही नहीं, इसमें उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि भाई यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है यही एक्चुअली में लाइट वेव्स होती है, और इसलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव्स। और इस थ्योरी में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि लाइट को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत
नहीं होती। इसके पहले दूसरी थ्योरी हमने देखी ना, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें उन्होंने हाइजेंस साहब ने लाइट को वैक्यूम से ट्रेवल करने के लिए कौन सा एक हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया था, ल्यूमिनिफेरस ईथर, जिसको बाद में डिस्कार्ड किया गया कि भाई ऐसा कोई इस यूनिवर्स में ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम नहीं होता। हाँ, फिर बाद में इन्होंने मैक्सवेल साहब ने उसी हाइजेंस थ्योरी की स्टडी की और उसमें जो ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स को क्लियर किया और ये E=B/C ये भी रिलेशन दिया। तो इन्होंने ये प्रूव करके बताया कि लाइट को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल होता है। तो चलो यही बात फिर अभी यहां से देखते हैं। तो तीसरी थ्योरी है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो बरोबर ध्यान दो, मैक्सवेल्स पोस्टुलेटेड मतलब ही मैक्सवेल्स एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व उन्होंने एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ही एस्टैब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म एज, कैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया बताओ, E=B/C, where E यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 30 क्रोस मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कितना गुना, कितना टाइम्स ज्यादा होती है, 30 क्रोस टाइम्स ज्यादा होती है। तो फिर लाइट वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे कंट्रोल किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रहेगा। तो उसके बाद सामने देखो, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। मतलब वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और वेलोसिटी लाइट वेव्स की समान। इससे क्या प्रूव होता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट वेव्स क्या है, समान है, सेम है। ये उन्होंने प्रूव किया। इतना ही नहीं, सामने मैंने बताया आपको, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट, ये भी ऑब्जर्व किया गया कि नो मीडियम इज नेसेसरी, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ही लाइट वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए, बहने के लिए, ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल होती है। दे ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। अब इसकी जो फिगर है बेटा वो बराबर समझ लो, यहां पे बताता हूं। देखो ये लाइट प्रोपोगेट हो रहा है, तो ये क्या है, तो देखो प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। लिखते वक्त प्रोपैगेशन लिखा जाता है, बोलते वक्त प्रोपोगेशन बोला जाता है। हाँ, तो ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और ये देखो ये है, ये कंपोनेंट है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है, कौन सा कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो बरोबर समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ये मतलब इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, बरोबर ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। तो यहां पे ये जो आपको ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ, मतलब सादी भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी रे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड।
और दोनों एक दूसरे को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। इतना ही नहीं, ये जो लाइट प्रोपोगेट हो रहा है उसको ये दोनों भी परपेंडिकुलर रहती है। सादी भाषा में ये तीनों, कौन तीनों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। ये है रे बाबू क्या, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। यस, ओके। अभी बेटा फोर्थ, चौथी, तीन हमने पहले बता दी, न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और थर्ड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अभी चौथी बेटा मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्स प्लैंक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। क्वांटम शब्द इसलिए है क्योंकि क्वांटम शब्द आया क्वांटा से। क्वांटा यानी फोटोन, फोटोन यानी एनर्जी पैकेट्स। तो इसमें मैक्स प्लैंक साहब ये बताते हैं कि लाइट कौन से फॉर्म में होता है, एनर्जी पैकेट्स के रूप में, जिसको ही क्या बोला गया है, क्वांटा यानी फोटोन। और हर फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल, उसके पास एनर्जी होती है E = h²। E यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्या है, प्लैंक, इसलिए वो प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो फिर। तो इन्होंने बताया कि भाई जो बॉडीज होती है, जैसे कि सन, सन को बोला जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जब हमारी सोलर सिस्टम बनी थी तो पूरी की पूरी जो हीट और लाइट उसने क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब किया था। सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेट को या सैटेलाइट्स को उसने कुछ भी एनर्जी नहीं दी थी। ओके, हाँ, तो ऐसी बॉडी को जो पूरी हीट को और लाइट को, हीट एनर्जी और लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या बोला जाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो सन क्या है, एक प्रकार से परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हाँ, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो क्या करती है, अपने में से एनर्जी पैकेट्स को एमिट करती है, मतलब फोटॉन्स को एमिट करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि भाई सन, ये सन है, तो ये सन, ये यहां से क्या एमिट हो रहे हैं, ये देखो, ये एनर्जी पैकेट्स यानी ही फोटॉन्स यानी ही क्वांटा एमिट हो रहे हैं। यहां से भी ये क्वांटा एमिट हो रहे, यहां से भी ये क्वांटा क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो ये सन जितनी भी एनर्जी एमिट कर रहा है, ये जो हर फोटोन है, हर फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, h²। तो फिर कितनी एनर्जी वो एमिट कर रहा है पर सेकंड, तो ये फाइंड करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, E = n × h²। n यानी नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, जितने भी फोटोन से एमिट कर रहा है। क्लियर, हाँ, तो E = n × h²। तो ये होगी एनर्जी एमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड, प्रति सेकंड जो भी वो एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। एक फोटोन के पास की एनर्जी क्या होती है, E = h²। कितना, तो देखो फिर यहाँ पे, यस, चलो फिर कौन सी थ्योरी बोलो, फोर्थ थ्योरी, फोर्थ नंबर की क्या है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर क्या, तो इस थ्योरी में देखो क्या है, दिस थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक। किसने ये प्रोपोज किए ने बताइए, मैक्स प्लैंक साहब ने, टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन है लाइट एमिट करना, ब्लैक बॉडी यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर एग्जांपल सन, फॉर एग्जांपल सन। ओके, तो ये थ्योरी किसने बताई, मैक्स प्लैंक। अच्छा, मैक्स प्लैंक साहब ने। इस थ्योरी के अनुसार क्या, अभी मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज प्रोपोगेटेड, लाइट बहता है, ये देखो लाइट बहता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। कौन से रूप में बह रहा है,
एनर्जी पैकेट्स के रूप में, कॉल्ड क्वांटा और फोटोन, जिसको क्या बोला जाता है, क्वांटा या फोटोन। एनर्जी पैकेट्स यानी ही क्वांटा यानी ही फोटोन, और ये क्वांटा शब्द इसीलिए थ्योरी का नाम क्या हुआ, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। किसने बताई, मैक्स प्लैंक। तो पूरा नाम पढ़ो, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। हाँ, यहां पे उन्होंने बताया कि ईच फोटोन हैज एनर्जी, हर फोटोन के पास एनर्जी होती है, कितनी, इक्वल टू एच न्यू, वेयर ये ई एन ए रे एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि थ्योरी किसने बताई, प्लैंक साहब ने, तो उन्होंने दिया हुआ कांस्टेंट, और न्यू यानी रे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अच्छा, इस फॉर्मूले से बताओ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्योंकि H तो कांस्टेंट है, तो E यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यस, ओके। सो बेटा अभी फिफ्थ थ्योरी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। देखो अभी तक हमने 4 थ्योरीज देखी है। कौन सी, पहली न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, सेकंड हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, थर्ड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, और फोर्थ मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन 4 थ्योरीज में 2 थ्योरीज पार्टिकल नेचर की है, एक पहले न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट और चौथी मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये पार्टिकल नेचर के ऊपर की है। और बाकी जो दूसरी और तीसरी है ये वेव नेचर की है। कौन सी दूसरी, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और तीसरी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ये वेव नेचर की है। तो 2 पार्टिकल नेचर की और 2 वेव नेचर की है। तो अभी जो वो मॉडर्न फिजिक्स में दोनों थ्योरी को इंपॉर्टेंस है, मतलब पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी, इसलिए कौन सी थ्योरी को अभी मान्यता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को। तो ये देखो जल्दी फिर, तो 5वीं थ्योरी है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो बरोबर ध्यान दो, लाइट कैन एग्जिबिट, मतलब लाइट कैन शो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर के रूप में भी एग्जिबिट होता है और वेव नेचर के रूप में भी, अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे कि मैंने बताया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना, ये वेव नेचर से भी एक्सप्लेन होते हैं। इसमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन होते हैं। आज के मॉडर्न प्रोसेस से कुछ जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होते हैं। मतलब कुछ थ्योरी जो है लाइट की वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है, कुछ वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है, और कुछ दोनों प्रकार से एक्सप्लेन होती है। तो अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग नेचर से हम प्रोसेसेस क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लाइट की जो प्रोसेसेस होती है अभी बताया है ना, तो वो अलग अलग सिचुएशंस में लाइट अलग अलग प्रकार से बिहेव करता है, एक तो पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। इसलिए आज के मॉडर्न फिजिक्स में लाइट के केस में दोनों थ्योरीज को यूज किया जाता है। इसलिए दिस नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। यस, ओके।